बच्चों, आज हम द्रव्य की अवस्थाएं मतलब ठोस, द्रव और गैस के बारे में आपको बताएंगे। अणुगत सिद्धांत के आधार पर हम ठोस, द्रव और गैस की व्याख्या बताएंगे आपको। तो सर्वप्रथम ठोस की व्याख्या। आपको बताया गया है कि प्रत्येक द्रव्य है उसमें छोटे छोटे अणु पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ठोस के जो अणु होते हैं उनके मध्य रिक्त स्थान नहीं पाया जाता, अर्थात आप कह सकते हैं रिक्त स्थान ना पाए जाने के कारण इनके जो अणु होते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी सटे रहते हैं, अर्थात सटे रहने के कारण इनमें रिक्त स्थान नहीं पाया जाता, अंतरा अणु का अवकाश नहीं पाया जाता है, और जिससे कि दो अणुओं के मध्य आकर्षण बल का मान अत्यधिक होता है। इनमें दो अणुओं के मध्य आकर्षण बल का मान अत्यधिक होता है क्योंकि इनमें रिक्त स्थान नहीं पाया जाता, स्पेस नहीं पाया जाता है, अर्थात ये एक दूसरे से सटे रहते हैं, और जिससे कि जिस कारण इनका ठोसों का जो आयतन होता है वह आकार जो होता है वो निश्चित होता है। अगर ये अणु में रिक्त स्थान पाया जाता, थोड़ा दूर दूर होते तो इनमें थोड़ा गतिशील रहते, तो जिसके कारण इनका आकार परिवर्तित हो सकता था। लेकिन ठोस के जो अणु होते हैं वो एक दूसरे से सटे रहते हैं, और सटे रहने के कारण इनके दो अणुओं के मध्य रिक्त स्थान नहीं पाया जाता है, और रिक्त स्थान न पाए जाने के कारण इनके मध्य आकर्षण बल का मान अत्यधिक होता है, जिससे कि ठोसों का आकार व आयतन निश्चित रहता है। तो इस प्रकार से हमने द्रव्य के अणुगत सिद्धांत के आधार पर ठोस के बारे में बताया, ठोस की व्याख्या की हमने। अब हम देख रहे हैं द्रव में, द्रव के जो अणु हैं, द्रव के जो अणु हैं वो एक दूसरे से थोड़ा दूरी पर हैं, मीन्स दो अणुओं के मध्य रिक्त स्थान पाया जा रहा है, रिक्त स्थान दिखाई दे रहा है आपको, या आप कह सकते हैं अंतराणुक अवकाश पाया जा रहा है। और अंतराणुक अवकाश पाए जाने के कारण इनके मध्य, दो अणुओं के मध्य ठोस की अपेक्षा द्रव के अणुओं के मध्य आकर्षण बल का मान कम होता है। ठोस की अपेक्षा द्रव के अणुओं के मध्य आकर्षण बल का मान कम होता है, और आकर्षण बल का मान कम होने के कारण से इनके जो अणु होते हैं उनमें वो गतिशील होते हैं, अणु जो होते हैं गतिशील होते हैं। इस कारण द्रवों का जो आकार होता है, द्रव का जो आकार होता है, आपको बताया है हमने द्रव की परिभाषा में, द्रवों का आकार जो है वो अनिश्चित होता है। द्रवों का आकार अनिश्चित होता है। क्यों अनिश्चित होता है? क्योंकि इनके अणु जो होते हैं वो गतिशील होते हैं, और गतिशील होने के कारण इनमें गतिज ऊर्जा पाई जाती है, इनके अणुओं के मध्य गतिज ऊर्जा पाई जाती है। ठोस के अणु गतिशील नहीं होते, इनमें गतिज ऊर्जा नहीं पाई जाती, इनमें गतिज ऊर्जा ठोस में अणुओं के मध्य गतिज ऊर्जा नहीं पाई जाती। केवल ठोस में केवल स्थितिज ऊर्जा, अणुओं में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। ठोस में जो अणु होते हैं उनमें स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है, गतिज ऊर्जा नहीं पाई जाती। द्रव के जो अणु होते हैं वो अनिश्चित होते हैं, मीन्स आकार अनिश्चित होता है, और इनमें गतिज ऊर्जा पाई जाती है। क्यों गतिज ऊर्जा पाई जाती है? क्योंकि ये गतिशील होते हैं, गतिशील होने के कारण इनमें गतिज ऊर्जा पाई जाती है, जबकि ठोस की अपेक्षा इनमें स्थितिज ऊर्जा का मान कम होता है। स्थितिज ऊर्जा का मान कम होता है, स्थितिज ऊर्जा कम होती है, और गतिज ऊर्जा ठोस की अपेक्षा अधिक होती है। तो इस प्रकार इस आधार पर द्रवों का आकार अनिश्चित होता है अणुओं के गतिशील होने के कारण, और आयतन निश्चित होता है। क्यों? क्योंकि अत्यधिक गतिशील नहीं होते हैं, इस कारण से आकार अनिश्चित और आयतन जो होता है निश्चित होता है। तो इस प्रकार से हमने अणुगत सिद्धांत के आधार पर द्रव की व्याख्या बताई आपको। उसके बाद गैस की व्याख्या। तो गैसों में आपको दिख रहा है, चित्र हमने बनाया है जिसमें आपको देख रहे हैं कि अणु जो है, गैसों के अणु जो होते हैं वो अत्यधिक एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, और अत्यधिक दूर दूर होने के कारण क्या है, इनमें रिक्त स्थान या अंतराणु का अवकाश जो होता है वो अत्यधिक होता है। और अंतराणु का अवकाश मतलब दो अणुओं के मध्य जो अवकाश होता है वो अधिक होता है, और अधिक होने के कारण क्या है, इनमें आकर्षण बल का मान, एक दूसरे के अणुओं के मध्य आकर्षण बल का मान बहुत कम होता है या नगण्य होता है। तो बहुत कम होने के कारण आकर्षण बल, दो अणुओं के मध्य आकर्षण बल का मान कम होने के कारण ये अत्यंत गतिशील होते हैं, और अत्यंत गतिशील होने के कारण इनके अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिक होती है, गतिज ऊर्जा अधिक होती है।
गैस के अणुओं के मध्य गतिज ऊर्जा अधिक होती है और स्थितिज ऊर्जा बहुत कम होती है। ठोस व द्रव की अपेक्षा गैसों में स्थितिज ऊर्जा अत्यधिक कम होती है। स्थितिज ऊर्जा क्या है? अत्यधिक कम होती है। गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। तो इस कारण गैसों का जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है और आयतन भी अनिश्चित होता है। क्यों? क्योंकि इनके जो गैसों के अणु होते हैं वो अत्यंत गतिशील होते हैं और इनके मध्य आकर्षण बल का मान बहुत कम होता है। इस कारण से गैसों का आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होता है। तो इस प्रकार हमने अणुगत सिद्धांत के आधार पर ठोस, द्रव और गैस की व्याख्या आपको चित्र के द्वारा समझाया। आपको लिखना नहीं है, सब कुछ भेजा जा चुका है आपको, केवल यहां पर आपको समझाया जा रहा है, वो समझिए। चलिए, आपने अणुगत सिद्धांत के आधार पर ठोस, द्रव और गैस की व्याख्या के बारे में हमने बताया। अब नेक्स्ट टॉपिक आपको बताते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है द्रव्य की ये अवस्थाएं बताई हमने। अब द्रव्य की जो अवस्थाएं होती हैं इनमें परिवर्तन कैसे होता है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है द्रव्य का अवस्था परिवर्तन। द्रव्य का अवस्था परिवर्तन। तो ये जो द्रव्य की अवस्थाएं होती हैं ये एक दूसरे में इनमें अवस्था में परिवर्तन होता रहता है। तो किस प्रकार से परिवर्तन होता है जानेंगे आप। ठोस, द्रव और गैस। ठोस का द्रव में परिवर्तन होता है। आपने देखा होगा कुछ ठोस पदार्थ होते हैं उनको ऊष्मा देने पर वह द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ठोस का द्रव में परिवर्तन हो सकता है और द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। जैसे दूध है, जल है, उसको आप अगर ऊष्मा देंगे, गर्म करेंगे तो वो गैस में परिवर्तित होता है। और डायरेक्टली आपने कभी कभी देखा होगा ठोस जो होता है वो डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात आप कह सकते हैं ठोस अवस्था से डायरेक्ट गैस अवस्था में भी परिवर्तन होता है। तो ठोस से द्रव में परिवर्तन होता है तो उसे हम गलन या गलनांक कहा जाता है। गलन या गलनांक आप जानेंगे, अभी बताया जाएगा। और द्रव से गैस में परिवर्तन होता है तो वाष्पन या क्वथन के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद ठोस से गैस में परिवर्तन होता है तो ऊर्ध्वपातन। तो ये टॉपिक है, इनके बारे में बताया जाएगा। तो इस प्रकार से द्रव्य में अवस्था परिवर्तन होता है। ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में, गैस से ठोस में, ठोस से गैस में। तो इन सब चीजों में इस तरह से अवस्था परिवर्तन होता है। तो सर्वप्रथम ठोस से द्रव में परिवर्तन होता है तो उसे गलन कहते हैं। तो आपको हम गलन बताएंगे, गलन क्या है। द्रव्य की जब कोई ठोस है उसको ऊष्मा दिया जाता है या ताप दिया जाता है तो ताप देने के पश्चात वह ठोस जो है वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे गलन कहा जाता है। उस क्रिया को क्या कहा जाता है? गलन कहा जाता है। जब कोई ठोस वाष्प की ऊष्मा की उपस्थिति में द्रव में परिवर्तित हो जाता है तो उस क्रिया को गलन कहते हैं। या आप कह सकते हैं ठोस से पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है तो उस क्रिया को गलन कहते हैं। और जिस निश्चित ताप पर कोई ठोस जो है वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है उसको गलनांक कहते हैं। जिस निश्चित ताप पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो जाता है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उस निश्चित ताप को गलनांक कहा जाता है। तो हमने गलन क्रिया बताई, गलनांक बताया आपको। अब द्रव से गैस, जब कोई किसी द्रव को ऊष्मा दिया जाता है, ऊष्मा दी जाती है तो वह गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। द्रव जो है वाष्प अवस्था में या गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। उस क्रिया को जब किसी द्रव को ताप दिया जाता है या ऊष्मा दिया जाता है तो वह द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो उस क्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्प अवस्था में परिवर्तित द्रव जो है उसको ताप दिया जाता है। ताप देने के पश्चात आप देखते हैं कि धीरे धीरे गैस आपको वाष्प बनने लगती है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। और जब आप किसी द्रव को और अधिक ताप देते हैं तो और अधिक ताप देने के पश्चात जो द्रव जो होता है वो तेजी से बुलबुलों के साथ उबलने लगता है। तो कोई द्रव जब एक निश्चित ताप पर कोई द्रव जो है उबलने लगता है तो वह निश्चित ताप, जिस निश्चित ताप पर
कोई द्रव उबलने लगता है और वाष्प में परिवर्तित होने लगता है, उसे क्वथनांक कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? क्वथनांक कहा जाता है। उबलने की क्रिया, किसी द्रव की उबलने की क्रिया क्वथन कहलाती है। और जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव पूर्णतः उबलने लगता है वह क्वथनांक कहलाता है। तो इस प्रकार से आप समझ गए, द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तन होता है तो वह क्रिया वाष्पन कहलाती है, और जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव उबलने लगता है तो उसे क्वथनांक कहते हैं। तो कभी कभी आपने देखा होगा ठोस से गैस में परिवर्तन हो जाता है। जब किसी ठोस को ऊष्मा दी जाती है या ताप प्रवाहित किया जाता है, कोई ठोस पदार्थ है उसको आप गर्म कीजिए, तो गर्म करने के पश्चात या जलाने के पश्चात वह डायरेक्टली गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। वो द्रव में ना परिवर्तित होकर वो सीधे ठोस से द्रव में परिवर्तन नहीं होता, डायरेक्टली गैस में परिवर्तन हो जाता है। तो यह क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। यह क्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। तो कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको ऊष्मा देने पर वह द्रव में परिवर्तित ना होकर वो सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो यह क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। जैसे आपको एग्जांपल हम बता दें, आयोडीन है, कपूर है, तो ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं, आयोडीन, कपूर, ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनको आप गर्म कीजिए, ऊष्मा दीजिए, तो ये द्रव रूप में ना परिवर्तित होकर सीधे गैस रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यह क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। और कभी कभी क्या होता है कि गैस से द्रव में परिवर्तन हो जाता है, गैस से द्रव में। जैसे कोहरा है, उसमें क्या होता है कि जो गैस होती है वो द्रव रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो जब कोई गैस या वाष्प द्रव रूप में परिवर्तित हो जाती है तो वह क्रिया संघनन कहलाती है। वह क्रिया क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है। जब कोई वाष्प है, जब किसी भी द्रव की वाष्प अगर है, जैसे द्रव को आपने वाष्प में बदल दिया है, तो कोई वाष्प जो है या गैस जो है वो पुनः द्रव रूप में परिवर्तित हो जाती है, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। तो आपको हमने संघनन के बारे में बताया। अब कोई द्रव जो है वो ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है। देखिए, ठोस से द्रव तो हमने बताया, लेकिन अब द्रव से ठोस में आपको परिवर्तन में बता रहे हैं, किसे क्या कहेंगे, क्रिया को क्या कहेंगे। जब कोई द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता है तो उस क्रिया को हीमन कहते हैं। उस क्रिया को क्या कहते हैं? हीमन कहते हैं। या जब कोई द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता है तो वह क्रिया हीमन कहलाती है। या आप वह निश्चित ताप, जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव ठोस में पूर्णतः परिवर्तित हो जाता है, उसको हीमीकरण कहते हैं या हिमांक कहते हैं। उसे जिस निश्चित ताप पर द्रव जो है ठोस में परिवर्तित हो जाएगा, पूर्णतः ठोस में परिवर्तित हो जाएगा, तो उस निश्चित ताप को उस द्रव का हिमांक कहेंगे, और यह क्रिया हीमीकरण कहलाती है। इस क्रिया को हीमीकरण, जब कोई ठोस द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता है तो वह क्रिया हीमीकरण कहलाती है। तो इस प्रकार से हमने ठोस से द्रव में परिवर्तन होता है तो उसे गलन कहते हैं, बताया हमने। और जिस निश्चित ताप पर यह क्रिया होगी उसे गलनांक कहेंगे। द्रव का गैस में परिवर्तन होगा तो वह क्रिया वाष्पन कहलाएगी, और जिस निश्चित ताप पर द्रव वाष्प में परिवर्तित होगा वह क्वथनांक कहलाएगा। और गैस जो है वो ठोस में परिवर्तित हो जाएगा तो आप उसको संघनन कह सकते हैं या हीमीकरण कह सकते हैं। और ठोस से गैस में परिवर्तन होगा तो उस क्रिया को ऊर्ध्वपातन आप कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको द्रव्य का अवस्था परिवर्तन के बारे में आपको हमने बताया। अब आगे नेक्स्ट वीडियो, आगे न्यू टॉपिक बताया जाएगा। धन्यवाद।